बिना समय गवाए संयुक्त रूप से आयोजित गणितीय सदन की शुरुआत सदैव की भांति जोरदार तालियों के साथ करें। आज आपके साथ गणित के किन विषयों के ऊपर हमारी चर्चा होगी और उस चर्चा के दायरा क्या होगा, परिसर क्या होगा, इन सारी बातों की जानकारी बोर्ड पर दे दी गई है। तो आज आपके साथ हम लोग मेरा जो है या हम सदन का चर्चा का विषय क्या होगा जिस पर हम सब प्रयास करेंगे और उसकी दायरा क्या होगी। तो आज हम लोग इस सदन में बीजीय व्यंजकों का गुणनखंडन एवं गुणनखंड ये टॉपिक्स का नाम है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। दैट इज फैक्टराइजेशंस ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड देयर फैक्टर्स। तो बीजीय गुणनखंडन क्या होता है व्यंजकों का, और गुणनखंड से मेरा क्या मतलब होगा, और फिर हम लोग उसी में जानेंगे कि बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड करने के लिए हम किन किन विधियों का उपयोग करेंगे। तो हमारी पाठ्यक्रम में यही 3 प्रकार की विधियों का उपयोग करके बीजीय व्यंजकों का गुणनखंडन किया जाना है। 4 प्रकार। पहला होगा सार्व गुणनखंड विधि, जिसे हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं कॉमन फैक्टर मेथड। सेकेंड होगा रीअरेंजमेंट मेथड, अर्थात वहाँ पर बीजीय व्यंजकों के पदों को एक दूसरे के पास इस ग्रुप में रखना होगा जिससे कॉमन फैक्टर मेथड का इस्तेमाल किया जा सके। तीसरा है बीजीय सर्वसमीकरणों का प्रयोग कर यूजिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। तो कौन कौन से बीजीय सर्वसमीकरण है जिनका हम उपयोग करेंगे? a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इन तीनों सर्वसमीकरणों के बारे में बेहतर तरीके से आपको बता दी गई है, जहाँ पर सर्वसमीकरणों का वेरिफिकेशन आप अनेक तरह से किया। तो इतनी दायरा होगी आज के सदन का, और इसी दायरा में हम लोग आज अपने आप को बनाए रखेंगे। इसलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, आओ और बोर्ड पर लिखी हुई चीज़ों को मिटा डालो। यस, छोड़ दो, छोड़ दो। चलिए, अब तक हम अचर संख्याओं के गुणनखंड के बारे में बहुत ही अच्छी तरीकों से जानते हैं कि नहीं जानते हैं? तो जो अचर संख्याओं का गुणनखंडन है, वहाँ पर जो सारे नियम हैं वह सभी नियम बीजीय व्यंजकों पर भी लागू होगा। तो आइए विषय वस्तु को हम आरंभ करें। उसके आरंभ करने के पूर्व आपको अच्छी तरह से जानकारी है कि गुणनखंडन क्या है और गुणनखंड क्या है। तो यहाँ 2 बातों को आप अच्छी तरह से जानते हैं। गुणनखंडन क्या है, पहले इसको जाने आप। गुणनखंडन क्या है और दूसरा क्या जानना है, गुणनखंड क्या है। इन दोनों बातों को अचर संख्याओं के संदर्भ में आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो क्या जानते हैं? गुणनखंडन क्या है? एक गणितीय प्रक्रिया है। गुणनखंडन क्या है? एक गणितीय क्या है? क्रिया है। यानी कि किसी क्रिया का नाम गुणनखंडन है। गुणनखंडन क्या है डियर? किसी क्रिया का नाम है। तो कौन सा क्रिया का नाम है? तो एक गणितीय क्रिया है जिसमें कोई संख्या, अभी तक तो हमारा अनुभव संख्या के बारे में ही है, उनके जगह बीजीय व्यंजक को भी रखेंगे। तो जिसमें कोई संख्या या व्यंजक को 2 या 2 से अधिक संख्याओं या व्यंजकों के गुणनफल के रूप में लिखना। ओके, तो गुणनखंडन क्या है? एक गणितीय क्रिया है जिसमें कोई संख्या या व्यंजक को 2 या 2 से अधिक संख्या या व्यंजकों के
गुणनफल के रूप में लिखना। इस क्रिया का नाम क्या है? गुणनखंडन करना। तो गुणनखंड क्या है? गुणनखंडन क्रिया में प्राप्त संख्याएं क्या कहलाती है? गुणनखंड कहलाती है। तो गुणनखंड का परिभाषा हम बहुत तरह से जानते हैं। यहां पर इस तरह से जाने कि गुणनखंड क्या है। गुणनखंडन की क्रिया में, गुणनखंडन की क्रिया में प्राप्त संख्या को, प्राप्त संख्या या व्यंजक को क्या कहेंगे? गुणनखंड कहेंगे। ओके, क्लियर? हम लोग गुणनखंड की परिभाषा और तरह से, किसी संख्या का गुणनखंड एक ऐसी संख्या है जो दी से गई संख्या को पूरी तरह से विभाजित करती है। इसका परिभाषा ऐसे जानते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पर नई तरीकों से इसको समझें कि गुणनखंडन क्या है। तो गुणनखंडन एक गणित की क्रिया है जिसमें दी गई संख्या या व्यंजक को दो या दो से अधिक संख्या या व्यंजक के गुणनफल के रूप में उसको हम लिखते हैं। तो इस क्रिया का नाम हो गया गुणनखंडन। अब इस क्रिया को करने पर जो संख्या या व्यंजक प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? गुणनखंड। इसलिए व्याकरण के दृष्टि से गुणनखंडन क्या है? एक क्रिया का नाम है, और गुणनखंड क्या है? एक संख्या या व्यंजक का नाम। ओके, इतना समझ गए ना? अब हम लोग आगे बढ़े ना। ओके, अब ध्यान दें। हम, चूंकि हमारा अनुभव अचर संख्याओं के बारे में अच्छा तरह से है कि गुणनखंडन क्या है। ओके, तो हम उदाहरण भी अचर संख्याओं से लेते हैं और फिर हम बीजीय संख्याओं के बारे में समझेंगे। क्योंकि बीजीय व्यंजक भी आफ्टर ऑल क्या है? एक संख्या ही है। आइए यहां पर देखिए, 6 को राइट हैंड साइड में लिखा गया है और 6 को लेफ्ट हैंड साइड में और 6 को राइट हैंड साइड में लिखे हमने। यहाँ पर देखो, हमने 80 को लेफ्ट हैंड साइड में और 80 को हम राइट हैंड साइड में लिख सकते हैं। हम बहुत तरह से लिख सकते हैं। ओके, अब मुझे बताओ कि 6 का राइट हैंड साइड में क्या किया गया है? गुणनखंडन किया गया है। 80 को राइट हैंड साइड में क्या किया गया है? तो जब 80 का हमने गुणनखंडन किया तो गुणनखंडन करने पर हमें कौन कौन संख्या प्राप्त हो रहा है? 10 और यहाँ 6 का गुणनखंडन की क्रिया किया तो इस क्रिया में कौन कौन संख्या प्राप्त हो रहा है? 2 और 3। तो 6 को 2 या 2 से अधिक यहाँ पर दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में दिखाया गया है। 80 को भी यहाँ पर दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में दिखाया गया है। तो हम कहेंगे कि 6 और 80 को राइट हैंड साइड में 6 और 80 का क्या किया गया है? 6 का गुणनखंडन किया गया है। क्या किया गया है? और 80 का भी क्या किया गया है? अब चाहिए इस गुणनखंडन की क्रिया में कौन कौन सी संख्या प्राप्त होती है? 2 और, तो हम कहेंगे कि 2 और 3 6 के रिश्ते में क्या लगेंगे? 2 और 3 6 के गुणनखंडन लगेंगे। क्या होंगे? तो गुणनखंड। क्योंकि गुणनखंडन की क्रिया में जो संख्या प्राप्त हो रहा है इसलिए 2 और 3 6 के क्या है? गुणनखंड। दोनों शब्दों पर ध्यान दो, गुणनखंड है। तो क्या आप कह सकते हैं कि 20, क्या आप कह सकते हैं कि 10, 8, 4, 20, 2, यह सभी जो संख्याएं हैं वो 80 का क्या लगेंगे? क्या लगेंगे बोलो? तुम नहीं समझ में आ रहा है? क्या लगेंगे? चलो तुमसे पूछना बंद कर देते हैं। देखो 80 का ये 10, 8, 4, 20 दो संख्याएं आपको कब प्राप्त हुआ? जब आपने 80 का गुणनखंडन किया। तो 80 का गुणनखंडन करने पर जो संख्याएं प्राप्त होंगे वो 80 का क्या कहलाएंगे? गुणनखंड कहलाएंगे। यानी कि 10 80 का क्या है? क्या है बोलो? 10 80 का क्या है? तो बोलो, मुंह में क्या बोलती हो? क्या है बोलो? हाँ, तो 8 भी 80 का क्या है? 4 भी 80 का क्या है? चलो इन सभी संख्याओं को आप 80 का गुणनखंड क्यों कह रहे हो? क्योंकि 80 का गुणनखंडन करने पर यह संख्याएं प्राप्त होती है।
या 80 को जब इन संख्याओं से भाग दी जाए तो 80 पूरी तरह से विभाजित होती है। इस कारण 80 का ये सब संख्याएं रिश्ते में क्या लगे? गुणनखंड। क्लियर? चलिए अब इसके बाद आगे हम लोग समझते हैं। तो गुणनखंडन और गुणनखंड की समझ होने के बाद अचर संख्याओं का जब गुणनखंडन करते हैं तो वहां पर अभाज्य गुणनखंड आते हैं। तो अभाज्य गुणनखंडन से क्या मतलब है? आइए, अभाज्य गुणनखंडन। अभाज्य गुणनखंडन मतलब होता है किसी भी संख्या को गुणनखंडन की क्रिया तब तक उस पर हम चलाते हैं जब तक गुणनखंड के रूप में प्राप्त प्रत्येक संख्या अभाज्य संख्या न हो जाए। अर्थात उस संख्या को आप जो है सो अन्य दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में नहीं दिखा सकते हैं जब आप पर प्रतिबंध लगा हो कि एक को नहीं दिखाना। अर्थात गुणनखंड एक जो है सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है, इस कारण एक को हम दिखाते नहीं है जब तक विशेष रूप से हमारी जरूरत नहीं हो। ओके, अब देखिए जरा 20, एक लड़का ने इसका गुणनखंड किया तो 20 को लिखा 2 गुने क्या लिखा? 10। अब क्या यह जो गुणनखंड के रूप में जो संख्या प्राप्त हो रहा है यह अभाज्य संख्या है कि तो इसका आगे गुणनखंड होगा ना। अब नेक्स्ट इसका करते हैं, 2 गुने क्या हो गया? 5। तो 20 का भी यहाँ पर गुणनखंडन है और 20 का यहाँ पर भी गुणनखंडन है। 20 यहाँ पर 2 संख्याओं का गुणनफल के रूप में दिखाया गया है और 20 यहाँ पर 3 संख्याओं के गुणनफल के रूप में दिखाया गया है। अंतर क्या है कि 20 का जो यहाँ पर गुणनखंड प्राप्त हो रहा है इसको और आगे गुणनखंडित जब एक को नहीं दिखाना, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर प्रत्येक गुणनखंड जो है वो कैसी संख्या प्राप्त हो गई? इसलिए 20 का यहाँ पर जो गुणनखंडन किया गया है कैसा गुणनखंडन है? अभाज्य। ओके, इतना समझ गया ना। अब आइए नेक्स्ट। तो किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंडन से मेरा क्या आशा है? अर्थात किसी संख्या के गुणनखंडन की क्रिया जहाँ पर समाप्त होती है तो उस समाप्त होने वाली स्थिति में जब प्रत्येक संख्याएं वहाँ गुणनखंडन की क्रिया में प्राप्त होते हैं तो सभी संख्याएं अभाज्य हो जाते हैं यदि प्रतिबंध हो कि एक को नहीं दिखाना है। चलिए, तो यहाँ पर अभाज्य गुणनखंडन और अभाज्य गुणनखंड की समझ हो गई। जब बीजीय व्यंजकों की बात आएगी तो वहां पर अभाज्य गुणनखंडन नहीं कहेंगे। जब बीजीय व्यंजकों की बात आएगी तो हम लोग उसे अभाज्य गुणनखंडन नहीं कहेंगे बल्कि क्या कहेंगे? अखंडनीय गुणनखंडन। क्या कहेंगे वहां पर? अखंडनीय गुणनखंडन। तो इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं डियर? प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या बोलते हैं हम लोग? और इसको क्या बोलेंगे अंग्रेजी में? इररिड्यूसेबल फैक्टराइजेशन, जिसको आगे रिड्यूस नहीं किया जा सकता है। और यहाँ पर बोलेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन में जो हमें संख्याएं प्राप्त होते हैं उसके बोलते हैं प्राइम फैक्टर। क्या बोलते हैं हम लोग? यानी प्राइम फैक्टर के मतलब क्या हो गया कि वह संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी से विभाजित नहीं हो। लेकिन एक को अगर नहीं रखेंगे तब क्या कहेंगे कि वह संख्या जो स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी से विभाजित ना हो, तो वैसी संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। लेकिन बीजीय व्यंजकों के संदर्भ में वैसा बीजीय व्यंजक जिसका जो स्वयं के अतिरिक्त अन्य से किसी से डिवाइड नहीं होता, अर्थात वह व्यंजक जिसको और आगे गुणनखंडित नहीं किया जा सकता है, यदि एक को नहीं दिखानी है तब उस अवस्था को बोलते हैं कि वह क्या है? अखंडनीय गुणनखंड है। तो जिस प्रकार यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड होता है, इन द सेम वे जब बीजीय व्यंजकों की बात आएगा तो वहां पर क्या बोलेंगे? अखंडनीय गुणनखंड। क्या बोलेंगे हम लोग?
अखंडनीय गुणनखंड। यहां पर अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? प्राइम फैक्टर। और यहां पर क्या बोलेंगे? इररिड्यूसिबल फैक्टर। क्या बोलेंगे? ओके, इतना बात समझ गए ना? चलिए अब इसको मिटाया जाए लॉकुस। तो किसी बीजीय व्यंजकों का अखंडनीय गुणनखंडन क्या है? तो हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन की समझ है, उसी समझ को यहाँ पर लागू करते हैं ना, लेकिन शब्द बदल जाएंगे। यहाँ पर क्या होंगे? अखंडनीय गुणनखंडन। और किसी बीजीय व्यंजकों को अखंडनीय गुणनखंडन करने पर जो बीजीय व्यंजक प्राप्त होंगे, दी गई बीजीय व्यंजक का अखंडनीय गुणनखंड कहलाएंगे। शब्दों पर ध्यान दो। अब देखो जरा, यहां पर मैं एक एक्सप्रेशन लेता हूं 6xy। तो क्या 6xy को आप गुणनखंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कह सकते हैं कि यह 6 और xy एक व्यंजक है और 6 एक व्यंजक है। दो व्यंजकों के बीच यहाँ गुना का चिन्ह लगा हुआ है। दैट इज 6xy को राइट हैंड साइड में क्या किया गया है? फैक्टराइज किया गया है। ओके, तो हम कहेंगे 6xy का 6 क्या है? अब बीजीय व्यंजकों का जब गुणनखंडन करेंगे तो वहां पर जो बीजीय व्यंजक प्राप्त होंगे वहां पर अचर संख्या भी हो सकते हैं, चर भी हो सकता है, या अचर और चर से बना हुआ व्यंजक भी हो सकता है। कैसे ना? तो किसी बीजीय व्यंजक का जब हम गुणनखंडन करेंगे तो क्या क्या मिलेगा? गुणनखंड में क्या क्या मिलेगा? एक अचर संख्या भी हो सकता है, चर भी हो सकता है, और अचर और चर से मिलकर बना हुआ व्यंजक भी हो सकता है। ओके, चलिए मैं इसके आगे बोल रहा हूं। तो 6 गुने xy, तो क्या यहाँ पर जो गुणनखंडन किया गया है यह इरिड्यूसिबल है कि रिड्यूसिबल है? क्या इसको आगे खंडित किया जा सकता है कि नहीं? यस, 6 को भी किया जा सकता है। 2 गुने, 3 गुने, इसको भी x गुने। अब आगे चूंकि 1 को नहीं दिखानी है, इस कारण इसको आगे आप गुणनखंडित। तब यहाँ 6xy का यहाँ पर क्या किया गया है? बोलो, 6xy के साथ क्या हुआ है इस साइड में? और कैसा गुणनखंडन है? अखंडनीय गुणनखंडन है। 6xy का RHS में क्या किया गया है? अखंडनीय गुणनखंडन किया गया है। और अखंडनीय गुणनखंडन में जो यहाँ पर संख्या, चर या व्यंजक प्राप्त होते हैं वह सब 6xy का क्या कहलाएंगे? अखंडनीय गुणनखंड का नहीं, अखंडनीय गुणनखंड कहलाएंगे। तो हम कहेंगे कि 2, 3 x और y, 6xy का क्या है? बोलो रिश्ते में भरो। अखंडनीय गुणनखंडन क्या है? अखंडनीय गुणनखंडन। वो अखंडनीय गुणनखंडन है। गुणनखंडन एक क्रिया का नाम है, और क्रिया में जो हमें उत्पाद के रूप में संख्या प्राप्त होता है गुणनखंड है। बोलो तो हाँ, तो 2, 3 x और y, 6xy का क्या है? अखंडनीय गुणनखंड है, नॉट गुणनखंडन, गुणनखंड। अखंडनीय मैंने जिसका खंडन नहीं किया जा सकता है। ओके, आप लोग समझ गए? तो अचर संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडन और बीजीय संख्याओं के क्या होगा? अखंडनीय गुणनखंड। किसी भी अचर संख्या का अभाज्य गुणनखंड से क्या मेरा मतलब है? तो किसी बीजीय संख्या के अखंडनीय गुणनखंडन से मेरा क्या मतलब है? अब स्पष्ट हो गया ना डियर? क्लियर? अब आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि कोई भी बीजीय व्यंजक दिया हुआ है तो उसका गुणनखंडन हम कैसे करेंगे, है ना? मीन्स वी आर गोइंग टू लर्न what methods we use so that given expressions can be factorized into 2 or more factors. Okay, आइए मिटाइए, आइए फटाफट मिटाओ, देखते ही चलो।
चलिए, तो सबसे पहले हम लोग एक पदी बीजीय व्यंजकों का गुणनखंडन करेंगे। अच्छा, एक चीज इसके जानने के पहले एक्स वाई और यहाँ पर इसका गुणनखंडन करेंगे तो क्या लिखेंगे? एक्स गुने वाई। यस। आप मुझे बताओ कि एक्स और वाई का एक्स वाई क्या है? एक्स और वाई का एक्स वाई क्या है? गुणनफल है। अर्थात एलएचएस में एक्स और वाई किस फॉर्म में है? बोलो, या एलएचएस में एक्स और वाई किस फॉर्म में है? गुणनफल के रूप में है। एलएचएस में एक्स और वाई किस रूप में है? गुणनफल के रूप में। बहुत। और यहाँ पर आरएचएस में एक्स और वाई किस रूप में है? बताओ, एक्स वाई लिखा हुआ है तो एलएचएस में एक्स और वाई गुणनफल के रूप में है। अर्थात जब गुणनफल को के रूप में जब हम बीजीय व्यंजक को दिखाते हैं तो गुणा का चिन्ह क्या होता है? छिप जाता है। लेकिन यहाँ पर भी एक्स वाई है और गुणा का चिन्ह प्रकट हो गया है, तो दोनों बातों में किन बातों का अंतर है? आरएचएस में एक्स और वाई किस रूप में है? गुणनखंड के रूप में है। किस रूप में है? इसलिए बीजीय व्यंजकों में का जब गुणनखंडन करोगे तो गुणा का चिन्ह अवश्य प्रकट होना चाहिए, और उनका गुणनफल को ज्ञात करोगे तो गुणा का चिन्ह अवश्य गायब होना चाहिए। मैंने गुणनफल में गुणा का चिन्ह क्या होता है? गायब हो जाता है, और गुणनखंड में गुणा का चिन्ह क्या होता है? प्रकट हो जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे ना। गुणनफल में गुणा का चिन्ह क्या होता है? बोलो। हाँ, गुणनफल में जब बीजीय व्यंजकों की बात होगी ना तो गुणा का चिन्ह क्या होता है? बोलो, गायब हो जाता है। और गुणनखंड में क्या होता है? बोलो, प्रकट हो जाता है। हाँ, गुणनखंड में गुणा का चिन्ह क्या होता है? प्रकट हो जाता है। ओके, चलिए मिटाइए, मिटाया जाए। चलो, चलिए, तो मैं एक पदी बीजीय व्यंजक को देता हूं 3x y प्लस 2। चलिए, इसका कौन गुणनखंडन करेगा? अभी मैं जो बताया उसका यूज करना है ना। जब भी किसी बीजीय व्यंजक को गुणनफल के रूप में दिखाते हैं तो गुणा का चिन्ह प्रकट हो जाता है। उसी बीजीय व्यंजक को जब गुणनखंडन करेंगे तो गुणा का चिन्ह प्रकट हो जाएगा। तो कौन कर सकता है? कर सकता है? तो देखो, यह जो बीजीय व्यंजक है एक पदी, किन किन बीजीय व्यंजक या किन किन चर और अचर, क्योंकि बीजीय व्यंजक के जो होंगे गुणनखंड करेंगे तो वहां पर जितने भी पद होंगे वह सब क्या होंगे? चर संख्या भी होगा, अचर भी होगा, या कोई व्यंजक होगा। तो मुझे बताओ कि इसका गुणनखंडन में क्या दिखाएंगे? या 3 गुने एक्स गुने वाई प्लस 2। अभी मैं बताया। तो यहाँ पर देखो 3xy और y प्लस 2, 1 2 3 4 ऐसे बीजीय व्यंजकों का गुणा करने के बाद गुणनफल के रूप में जो बीजीय व्यंजक है उसको इस तरह से दिखाते हैं। यहाँ पर मार्के वाली बात है कि जब गुणनखंडन करेंगे तो गुणा का चिन्ह को अवश्य दिखाएंगे और गुणनफल में गुणा का चिन्ह को गायब करेंगे। ओके, तब मुझे बताइए कि 3xy y प्लस 2 का एक ऐसा गुणनखंडन है, अखंडनीय गुणनखंडन है। तब 3xy और y प्लस 2, 3xy और y प्लस 2, यह जो दिया हुआ है 3xy प्लस 2 का क्या हो गया? बोलो, क्या होगा? बोलो, अखंडनीय गुणनखंड हो गया। ओके, मिलाओ बाबू, मिलाओ। चलो, 7x² y और x प्लस 3 का कौन करेगा? बोलो, गुणनखंडन करना है। चलो करो, आओ।
और कैसा गुणनखंडन करना है? अखंडनीय गुणनखंडन करना है। अर्थात गुणनखंड की प्रक्रिया चलाते जाओ जब तक और आगे गुणनखंडित नहीं कर सकते हो। लेकिन एक को नहीं दिखाना है। वेरी फाइन। तो मैं पूछ रहा हूं कि 7x y और x + 3 इस दिए हुए व्यंजक के रिश्ते में क्या लगते हैं? अखंडनीय गुणनखंड। ओके, इतना बात समझ गए ना? चलिए, अब इन बातों को समझ के बाद अब हम लोग बीजीय व्यंजकों का गुणनखंड की विधियां के बारे में चर्चा करते हैं। अलग अलग प्रकार के बीजीय व्यंजक होंगे और गुणनखंडन करने के तरीका भी वहां पर क्या होंगे? अलग अलग होंगे। तो सबसे पहले सार्व गुणनखंडन विधि की हम चर्चा करते हैं, जिसके द्वारा बीजीय व्यंजकों का गुणनखंडन करते हैं। मिटाया जाए। ओके, चलो मिटाओ। चलो, यानी बीजीय व्यंजकों की गुणनखंड की हम लोग विधि के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो पहला कौन सा विधि है? सार्व गुणनखंड विधि, विच इज कॉल्ड इन इंग्लिश कॉमन फैक्टर मेथड। देखिए, एक मैं उदाहरण लेता हूं, बहुत सिंपल। 6xy और +3y। जरा यहाँ पर ध्यान देंगे। यह बीजीय व्यंजक कितने पदों का है? दो पदों का। प्रथम पद क्या है? व्हाट इज इट्स फर्स्ट टर्म 6xy एंड व्हाट इज इट्स लास्ट टर्म 3y। अब मुझे बताइए कि व्हाट वे वी हैव गॉट 6xy। 6xy जो हम प्राप्त किए हैं वो किन बीजीय व्यंजकों को आपस में गुणा करके प्राप्त किया है। अर्थात यहाँ पर प्रथम पद का अखंडनीय गुणनखंड करो और दूसरे पद का क्या हुआ? ओके, तो प्रथम पद का करेंगे तो क्या हो जाएगा? दूसरा पद को करेंगे तो क्या होगा? 3 गुणे। एक ऐसा गुणनखंडन है। अब इसके बाद ध्यान देना है, आपको पहले पता है कि संख्याएं गुणा के योग पर वितरण नियम का पालन करती है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल 10 को 12 से गुणा किया जाना, मतलब क्या हुआ? 12 को अपने आप से कितना बार जोड़ा जाना? 10 बार। मैंने 12 + 12 + 12 कितनी बार? 10 बार। अब चलिए इसको 2 ग्रुप में बांटेंगे। 12 + 12 + 12 5 बार। और फिर कितना बच गया था? 12 + 12 + 12 कितनी बार? कंट्रोल करो, झाप से मारे पढ़ा दूंगी। अब 12 को 5 बार जोड़ना, यानी किसी रिपीटेड एडिशन को हम संक्षिप्त फॉर्म में लिखते हैं तो क्या लिखेंगे? 12 5 बार है, यानी 5 × 12 प्लस क्या लिखेंगे? 5 × 12। कोई लड़का 12 को 3 बार जोड़ेगा, यानी 3 × 12, तब कितना बच गया? 12 10 बार में 3 7 × 12, यानी कि 10 में आप 12 से गुना करना, मतलब 10 को आप 7 + 3 से गुना करना, यानी कोई अकेली संख्या को योग के पदों में लिखी हुई संख्या से गुना करना, मतलब उसके प्रत्येक पदों से गुना करना और फिर आपस में क्या होता है? जोड़ देना। इस नियम को क्या बोलते हैं? गुणा का योग पर। चलिए अब इसी बात का हम सामान्य रूप में लिखते हैं सभी संख्याओं के लिए। a × a टाइम्स b + c बराबर क्या लिखते हैं? a × b + a × c। तो देखो, अगर हमारा एक्सप्रेशन अगर इस फॉर्म में होगा तो दोनों पदों में कौन सा फैक्टर है जो कॉमन है? a। तो यहाँ पर दोनों पदों को गुणनखंडित किया गया है और दोनों पदों में सार्व गुणनखंड के रूप में a आया है। तो आप यहाँ पर उस सार्व गुणनखंड को बाहर लाए हो और इसके अंदर में यह संख्या बच गई है। ए तुम लोग ज्यादा हम देखते हैं, पीछे बैठ। चलो
ये क्यों बना रहा है इसलिए कुछ नहीं बोलूंगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुना का योग पर। अब यही चीज यहाँ पर प्रयोग करें तो दोनों पदों में कौन सा वह फैक्टर है जो दोनों में कॉमन है, कौन सा गुणनखंड है, 3 और y 3 और तो 3 और y को एक साथ लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 3y बाहर निकाल दिए तो अंदर में यहाँ पर क्या बच गया, बोलो क्या बच गया, बोलो 6xy 2x जब इसमें से यह 3y निकल गया तो क्या बचा, 2x बचा और यहाँ पर क्या बचा, 3 बचा। यहाँ से क्या निकाला, 3 और y निकाल दिया तो यहाँ पर क्या बचा होगा, एक को लिख सकता है, यहाँ पर क्या बचा बोलो, क्या बचा होगा बोलो, 1 इन्हें बचेगा। जब तक आवश्यकता नहीं होता एक को नहीं दिखाते तो एक को यहाँ पर होगा, तो 3y यहाँ से बाहर निकाला, 3y यहाँ से बाहर निकाला, क्योंकि दोनों पदों में 3y मौजूद है इस कारण 3y कॉमन फैक्टर हुआ और कॉमन फैक्टर को बाहर निकाला अर्थात इस फॉर्म में है और यहाँ पर कॉमन फैक्टर को बाहर निकाला तो जो यहाँ पर बच गया वो ब्रैकेट के अंदर में लिख देंगे और उसके बीच में योग का चिन्ह लगा होगा। तो यहाँ पर देखिए 6xy को यहाँ पर 3y गुने 2x प्लस 1 के रूप में लिखा गया है। तो इससे बीजीय व्यंजक का यहाँ पर क्या किया गया है, क्या किया गया है, इस बीजीय व्यंजक का राइट हैंड साइड में क्या किया गया, गुणनखंडन हुआ, ऐसा ना। तो यहाँ पर सर्व गुणनखंड विधि सार्व गुणनखंड विधि का उपयोग किया अर्थात कोई बीजीय व्यंजक दिया हुआ है तो प्रत्येक पदों को अखंडनीय रूप से गुणनखंडित करोगे और फिर यह देखोगे कि दोनों पद में कौन सा गुणनखंड है जो दोनों में सार्व है, कॉमन है या दोनों में मौजूद है। तो जो फैक्टर दोनों में मौजूद होगा उसको ब्रैकेट से बाहर निकालोगे गुना का योग पर वितरण नियम को ध्यान में रख करके, तब वहाँ जब बाहर निकालोगे तो राइट हैंड साइड में आप देखोगे कि वहाँ पर 2 या 2 से आपको अधिक व्यंजक प्राप्त हो गया जिसके बीच में गुना का चिन्ह लगा हुआ है अर्थात तो वह उसका गुणनखंडित किया गया है ना। तो सार्व गुणनखंडन विधि में क्या करना है, फर्स्ट प्रत्येक पदों का खंडनीय गुणनखंडन ज्ञात करना है, सेकेंड उस गुणनखंड को पता करना है जो प्रत्येक पदों में मौजूद है, थर्ड गुना का योग पर वितरण का नियम का प्रयोग करते हुए सार्व गुणनखंड को बाहर निकालना है ना, ब्रैकेट के बाहर, और जो बच जाएगा वो सब ब्रैकेट के अंदर में होगा, उनके बीच में योग या माइनस का चिन्ह हो सकता है, वो निर्भर करेगा दिए हुए व्यंजक के अनुसार। ओके, तो यहाँ पर 2 चीज है, प्रत्येक पदों को अखंडनीय गुणनखंड करना और फिर क्या हुआ, गुना का योग पर वितरण नियम का प्रयोग करना। ओके, चलो एक और देखो, 25AB प्लस क्या सवाल है, 25B। चलिए आइए, इसका कौन गुणनखंड करेगा, दोनों पदों को अखंडनीय गुणनखंडित करो, फिर देखोगे कि वह कौन सार्व गुणनखंड है, दोनों मौजूद है, फिर गुना का योग पर वितरण नियम का प्रयोग करके उत्तर तक पहुंचो, कौन आएगा। चलो चलो, दोनों में 5 कितनी बार है, 2 बार, एक कितनी बार है, ये नहीं ना है, दोनों में बी आया है, तो 5 गुने बी जो है सो दोनों में कॉमन है, 5 गुने बी कॉमन है, तो 5 गुने बी को बाहर निकाला तो 25B हो गया और अंदर में क्या बच गया, ठीक है 1 बच गया, ठीक है, वेरी फाइन, गुड। तो यहाँ देखो, तो इसको आप यहाँ पर चिन्ह लगाओ भैया, गुणनखंडन करना है इसलिए लगाओ 25 गुने बी गुने, देखो लिखो 25 गुने बी गुने a प्लस 1 बाहर है, a प्लस 1 एक अकेली संख्या है जो a में 1 को जोड़ने पर प्राप्त हुआ, चूंकि a का मान ज्ञात नहीं है इसलिए a प्लस 1 का मान ज्ञात नहीं, इसलिए मजबूर है a प्लस 1 के रूप में लिखने के लिए।
समझ गया ना? तो सार्व गुणनखंडन विधि में क्या करना है? प्रत्येक पदों का खंडनीय गुणनखंडन करना है। सेकेंड, उस गुणनखंड को पता करना है जो सभी पदों में मौजूद है। थर्ड, गुणा का योग पर वितरण नियम का प्रयोग करके सार्व गुणनखंड को बाहर निकालना है ना। तो वहां पर जो आपको स्थिति प्राप्त होगा वह गुणनखंडित रूप होगा दिए हुए व्यंजक के लिए। चलिए मैं एक और बोल रहा हूँ। देखो जरा, ए बी एक्स स्क्वायर माइनस वाई, देखो जरा, प्लस ए एक्स प्लस वाई, क्या इसको कोई निकाल सकता है? ध्यान दे, इसका गुणनखंडन करेंगे। देखो यहां ध्यान दो, तो क्या हुआ? ए गुने क्या हो गया? अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का गुणनखंडन करेंगे तो तीनों बीजीय सर्वसंख्याओं के बारे में बताया हूं। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा, इसका गुणनखंड करोगे तो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस क्या होगा? वाई। अर्थात दो संख्याओं के वर्गों का अंतर उन संख्याओं के योग और उनके अंतर का गुणनफल होता है। इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई को आप आगे गुणनखंडित ऐसे करोगे, ए गुने बी एक्स प्लस वाई गुने एक्स माइनस क्या हो गया? वाई। और इसका गुणनखंडित करोगे तो ए गुने एक्स प्लस क्या हो गया? वाई। अब देखिए, यह बीजीय व्यंजक में अभी भी दो पद है, क्योंकि बीजीय व्यंजकों में पदों का प्लस चिन्ह या माइनस चिन्ह के द्वारा जो उसके खंड प्राप्त होते हैं वह पद कहलाते हैं। लेकिन इन दोनों पदों में देखो, ए और एक्स प्लस वाई, ए और एक्स प्लस वाई यहाँ कॉमन है कि नहीं है? तो यहाँ पर फिर अगेन आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का प्रयोग करोगे तो ए गुने एक्स प्लस वाई को बाहर निकालोगे तो यहाँ पर क्या बचेगा? बी गुने एक्स माइनस वाई बचेगा और अंदर में क्या बचेगा? 1 बचेगा। तब यहाँ पर ए एक्स प्लस वाई बी एक्स माइनस बी वाई और प्लस 1, यह जो यहाँ पर यह तीन जो बीजीय व्यंजक है यह क्या है? इसका क्या है? गुणनखंड है। तो यहाँ पर बीजीय व्यंजकों का हमने इस तरह से गुणनखंडन किया, थोड़ा जटिल हो गया है ना। तो आपको आगे एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कई बार प्रयोग करना पड़ सकता है। हमेशा यह देखना है कि दो पद को हमको ऐसे प्राप्त करना है जहाँ पर कोई ना कोई सार्व गुणनखंड मौजूद हो, फिर उसको गुणनखंडित के रूप में करेंगे। तो आगे फिर देखेंगे कि यहाँ पर जब इसको इस फॉर्म में लिखे तो नेक्स्ट देखे कि यह गुणनखंड और यह गुणनखंड दोनों में मौजूद है। तो अगेन हम लोग कॉमन फैक्टर मेथड का प्रयोग किए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करते हुए यहाँ पहुँच गए। अब इसको और आगे सरल व्यंजकों में गुणनखंडित नहीं किया जा सकता है यदि एक को नहीं दिखाना है तब। ओके, मिटाओ जी, मिटाओ। चलिए, वो आगे बता रहा था। देखो 12 एक्स स्क्वायर वाई प्लस मैं अगला एग्जाम्पल जो है जो बिना बताए हुए, चूंकि वो पुनर्समूहन विधि है उसकी चर्चा मैं नहीं किया, अगला मैं एग्जाम्पल ले लिया। अभी हम लोग सरल एग्जाम्पल ले रहे हैं ना। तो 12 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 15 एक्स वाई स्क्वायर का गुणनखंड करना है, गुणनखंडन करना है। तो यहाँ पर भी होगा, दोनों पदों का अखंडनीय गुणनखंडन करो, सार्व गुणनखंडन को पता करो, ब्रैकेट से बाहर निकालो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का प्रयोग करो और उत्तर तक पहुँच जाओ। इतना ही तो क्रिया करना है। कौन करेगा? तुम लोग में से कोई? तुम करेगी? आ जाओ, चलो पहला पद का अखंडनीय गुणनखंडन करो।
वेरी फाइन, उसका पूरा पूरा कर ही दो। वाई तीन कौन चीज है? प्लस। ठीक, चलो अब चलो तो देखो कि उसमें कौन कौन से गुणनखंड है दोनों में मौजूद है। थ्री गुने एक्स गुने वाई, क्या क्या मौजूद है बोलो? 3 गुने एक्स गुने वाई क्या होता है? 3x। चलो तो अब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का प्रयोग करो, जो कॉमन फैक्टर है उसको बाहर निकालो। अब चलो, अब यहाँ इस पद में से जब 3xy बाहर निकाला तो कौन कौन से गुणनखंड बच गए? तो गुणनफल के रूप में दिखाओ, जो बचे होंगे गुणनखंड उसको गुणनफल कर लो, उसको गुणनफल के रूप में दिखाओ। ये 3 निकल गया तो क्या बचा? 2 गुना कितना हो गया? और क्या क्या निकला था? तो क्या क्या बच गया बोलो? यहाँ बोलो 2 गुने x न बच गया, कितना हो गया? 4x लिखो। दूसरा पद में देखो, 5xy। यहाँ से भी तो 3 निकाला, यहाँ से भी 3xy जब निकाल लिया तो क्या बचा? 5y लिखो प्लस। चलो ठीक है, और नेक्स्ट भी 8p माइनस 24q। चलो दिखाओ, और तो कोई बनाता ही नहीं है, हैं? आना चाहिए था ना। बराबर का चिन्ह लगाओ। बहुत अच्छा, चलो और एक लास्ट सवाल है। ए बी ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर। आओ सार गुणनखंड विधि का प्रयोग करके इसका भी गुणनखंड निकालो। प्रत्येक पदों का खंड में गुणनखंड करो। नेक्स्ट पता करो कि सार गुणनखंड कौन है। थर्ड, गुना का योग पर वितरण नियम का प्रयोग करके आप उत्तर तक पहुंचो। वेरी इजी। कौन बनाएगा इधर से? कौन बनाएगा बोलो? चलो चलो अब देखो कि तीनों पदों में कौन सा गुणनखंड है जो तीनों में कॉमन है? ए और बी। हाँ तो ए गुने बी ना, ऐसे बोलो। कौन है? ए गुने बी कॉमन है, तो ए गुने बी क्या हो जाता है? ए बी। चलो लिखो, तो बाहर निकालो, यहाँ बराबर चिन्ह लगाओ। ठीक, अब चलो अब यहाँ से देखो, ए बी बाहर निकल गया तो यहाँ क्या बचा होगा? कुछ नहीं होगा, तो एक तो होगा ना। ए गुने बी गुने 1 लिख सकते ना है। क्या बचा होगा? 1 लिखो प्लस। अब यहाँ पर क्या बचा होगा? अगर ए बी निकल गया तो क्या बचा यहाँ पर? ए लिखो यहाँ पर प्लस। अब इसमें देखो क्या क्या निकला। राइट, वेरी फाइन। चालू बजा दो इसके लिए।
चलो, तो हम लोग गुणनखंड की प्रथम विधि जिसे सार्व गुणनखंडन विधि कहते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त किया। सार्व गुणनखंड विधि में क्या है? प्रत्येक पदों को अखंडनीय गुणनखंडन करना। नेक्स्ट, सार्व गुणनखंड कौन है प्रत्येक पदों में उसको पता करना। थर्ड, गुणा का योग पर वितरण नियम का प्रयोग करना। और फिर इसके बाद क्या है? अपने उत्तर के पास आप खड़े होते हैं। आइए मिटाइए इसको, थोड़ा मिटा दो। अब सेकेंड कौन सा विधि है? पदों का पुनः समूहन कर गुणनखंड ज्ञात करना ना। पदों को पुनः समूहन कर। सेकेंड मेथड, पदों का को पुनः मैंने दोबारा जो दिया हुआ है ना उसके बाद आप चेंज करोगे। क्योंकि आप जानते ना हो कि संख्याओं के बीच में योग का क्रिया अगर की जा रही हो तो संख्याएं किसी क्रम में जोड़ा जाए हमेशा उत्तर क्या होता है? सेम होता है। इसी को कहते हैं कि संख्या योग में क्रम विनिमय नियम का पालन करती है। और संख्या जब 3 या 3 से अधिक संख्याओं के बीच में बात की गई हो तो सहचर्य नियम का भी पालन करती है। इन बात को अवश्य ध्यान में रखोगे। तो पदों को पुनः समूहन विधि द्वारा गुणनखंडन यानी कि रीअरेंजिंग ऑफ द टर्म्स ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन बाय रीअरेंजिंग द टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशंस मैंने यहां पर होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी पदों को पुनः समूहित कर गुणनखंड ज्ञात करना। हाँ, यहाँ पर भी कोई विशेष बात नहीं है। यहाँ पर भी कॉमन फैक्टर मेथड का प्रयोग करेंगे और यहाँ पर भी गुणा का योग पर वितरण नियम का ही प्रयोग करेंगे। लेकिन दिए गए व्यंजक में सभी पद ऐसे आपको नहीं मिलेंगे जिसमें सभी पदों में सार्व गुणनखंड मौजूद है। वहाँ पर 2 पद या 2 से कोई अधिक पद मिलेंगे, सभी पद में सार्व गुणनखंड नहीं होंगे। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल 3xy प्लस 3y प्लस 5x प्लस 5। जरा इस व्यंजक पर ध्यान दे। इस व्यंजक में कितने पद हैं? हाउ मेनी टर्म्स दिस एक्सप्रेशन हैज? हाउ मेनी टर्म्स दिस एक्सप्रेशन हैज? कितने टर्म्स हैं इसके? 4 टर्म्स हैं। लेकिन यहां पर चारों जो पद हैं 3x के बाद 3y लिखा हुआ है, 5x लिखा हुआ है, प्लस 5 लिखा हुआ है। यहां पर यह विचार करनी है कि हमें वैसे 2 पद या 2 से अधिक पदों को एक साथ समूहित करनी है जिसमें सार्व गुणनखंड मौजूद हो। तो देखिए यहाँ पर देखिए, ये तो ऑलरेडी आप मान लेते हैं कि 3xy और को हम 5x के साथ लिख दिए। सॉरी नहीं, अब यहां पर देखिए जरा 3xy और 3y, इसमें तो सार्व गुणनखंड मौजूद है। 3 भी है और क्या है? y भी है। हुआ 3 गुने y यहां पर भी है और 3 गुने यहां पर। देखिए यहां पर दोनों में कौन सा कॉमन है? 5। तो यहां पर यह ऑलरेडी ग्रुप्ड है जिसमें कॉमन फैक्टर मौजूद है। यदि नहीं होंगे तो अन्य के साथ भी ग्रुप करेंगे, क्योंकि योग में किसी भी टर्म को किसी भी टर्म के बगल में रखेंगे तो वहां पर क्रम विनिमय नियम का पालन होता है और सहचर्य नियम का पालन होता है। तो यहां पर देखिए इन दोनों पदों में कौन सा फैक्टर है जो दोनों में कॉमन है? 3 कॉमन है और कौन कॉमन है? तो 3 और y को बाहर निकालेंगे तो यहां पर क्या बचेगा? x और यहां पर क्या बचेगा? 1। ओके, अब आइए इन दोनों पदों में कौन गुणनखंड कॉमन है? तो 5 को बाहर लेंगे तो क्या बचेगा? x प्लस 1। तो देखिए पहले बीजीय व्यंजक जो था उसमें कितने पद थे?
4 पद। लेकिन यहाँ पर जो बीजीय व्यंजक हमने प्राप्त किया उसमें कितने पद हो गए? 2 पद हो गए। कितने पद हो गए? अब देखो इन दोनों पदों में कौन सा गुणनखंड है जो सार्व है? x प्लस 1। तो अगेन हम लोग पुनः योग पर वितरण का नियम का प्रयोग करेंगे। अब x प्लस 1 को बाहर निकालेंगे तो अंदर में क्या बच जाएगा? 3y और प्लस यहाँ पर क्या बच जाएगा? तो इस तरह से यह इस दिए हुए व्यंजक जो 4 पद वाला है उसका मैंने गुणनखंड किया और गुणनखंड में 2 व्यंजक प्राप्त होते हैं और दोनों व्यंजक द्विपदी हैं। ओके, तो पुनर्समूहन विधि में आपको व्यंजक में दिए रहेंगे और उसमें उन पदों को एक साथ ग्रुप में लाना है, ग्रुप करना है जिसमें सार गुणनखंड मौजूद हो। तो उसके बाद फिर वितरण नियम का प्रयोग करेंगे। तब अगला जो आपको बीजीय व्यंजक प्राप्त होगा उसमें पदों की संख्या अगर 4 होगी तो नेक्स्ट में पदों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी, है ना। तो फिर वहां पर वितरण नियम का प्रयोग करेंगे और यहां तक आप पहुंचेंगे। अब इसके आगे इसको और गुणनखंडित नहीं किया जा सकता है ना, इसलिए आपका उत्तर का यह अंतिम अवस्था होगी। ओके, चलिए तुम मिटा दो, आ जाओ मिटा दो। अब एक तो आइए, एक्स वाई माइनस पी क्यू, एक्स वाई माइनस पी क्यू प्लस क्यू आई माइनस कितना बोलो? पी एक्स है ना। चलिए देखिए, अब इसको पदों को पुनः समूहन करके आपका गुणनखंडन ज्ञात करना है। यहाँ पर 4 जो हमारे पास पद है तो चारों पद में देखे तो ऐसा कोई गुणनखंड नहीं है जो चारों में मौजूद है। तब हम इसके 2 पदों को हम पास पास लाएंगे जिन पदों में सार गुणनखंड मौजूद है। तो आइए कौन कौन, यहाँ पर एक्स वाई है और यहाँ पर क्या है? एक्स है। अगर दोनों को पास पास लाते हैं तो दोनों में एक्स मौजूद है। लेकिन एक्स वाई और पी क्यू जो यहाँ पास पास में अभी है इसमें तो कोई सार गुणनखंड मौजूद नहीं है। इसलिए इसको इनके टर्म को वी नीड टू रीअरेंज द टर्म्स ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। अब इस तरह से हमको रीअरेंज करना है ताकि कम से कम हमें 2 पद ऐसा प्राप्त हो जिसमें सार गुणनखंड हो। तो हम लोग एक्स वाई को किसके साथ ग्रुप करेंगे? माइनस पी एक्स के साथ। ओके, तब यहाँ क्या बच गया बोलो? माइनस पी क्यू और क्या बच गया? क्यू वाई। ओके, क्यू वाई है ना। चलिए अब मुझे बताइए कि इन दो, अब यहाँ पर दो नियम पर a गुने बी प्लस सी के फॉर्म में तब लिखेंगे जब a गुने बी माइनस a गुने सी के फॉर्म में होगा। a गुने बी माइनस सी के फॉर्म में तब लिखेंगे जब a गुने बी माइनस a गुने सी के फॉर्म में होगा। ओके, तो यह दोनों में x मौजूद है। x को बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा? यहाँ पर क्या बच जाएगा? यहाँ पर क्या बच जाएगा? चलो अब इन दोनों में क्या मौजूद है बोलो? क्यू। तो यहाँ पर हम लोग क्या निकालेंगे? माइनस क्यू। तो माइनस क्यू निकालेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? लिखेंगे बोलो? पी। माइनस को निकाले तो माइनस क्यू को निकाले तो क्या बचा? पी। ऐसे गुना करेंगे तो क्या होगा? माइनस क्यू क्यू। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा? माइनस प्लस माइनस और क्या बच जाएगा? वाई। अब चलो यहाँ पर चिन्ह उल्टा है, y माइनस पी और माइनस क्यू। अब y को हम इधर कर दें तो हम लोग क्या करेंगे? माइनस से फिर गुना कर देंगे हम लोग। तो क्या हो जाएगा? यहाँ प्लस हम लोग क्या रखेंगे? यहाँ पर q रखें तो यहाँ पर y माइनस क्या हो जाएगा? p हो जाएगा। हो जाएगा ना? देखो तो
प्लस क्यू वाई है कि नहीं, प्लस क्यू वाई माइनस हो गया ना। अब देखो दोनों पदों में कौन सा गुणनखंड मौजूद है, y माइनस पी, तो अंदर में क्या बच जाएगा, x प्लस क्यू। अब इसको और आगे गुणनखंडित कर नहीं सकते हो। तब जिस विधि का उपयोग करके हमने गुणनखंडित किया उसको बोलते हैं पदों का पुनः समूहन विधि। तो आज सदन में बीजीय व्यंजक का गुणनखंडन एवं गुणनखंड के बारे में समझा। अभाज्य गुणनखंड की तर्ज पर बीजीय गुणनखंडों के अखंडनीय गुणनखंडन और अखंडनीय गुणनखंड के बारे में समझा। साथ ही साथ दिए गए बीजीय व्यंजकों का गुणनखंड करने के जो दो विधियां हैं, पहला विधि है सार्व गुणनखंडन विधि, दूसरा विधि है पदों का पुनः समूहन विधि। इन दोनों विधियों के बारे में आपके साथ विधिवत चर्चा हुई। नेक्स्ट हम लोग असेंबली में बीजीय सर्वसमीकाओं का उपयोग करके मध्य पद के गुणांक को तोड़ करके जब एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होगा तो ऐसे बीजीय व्यंजकों का गुणनखंडन में मध्य पद के गुणांकों को तोड़ते हैं। तो शेष जो विधियां हैं जिनसे हम बीजीय व्यंजकों का गुणनखंडन सीखेंगे उन विधियों पर अगले क्लास में चर्चा होगी। आज के सदन यहीं पर स्थगित होता है और मैं फिर अगले सदन में नए विधियों के साथ बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड के बारे में आपके साथ विधिवत चर्चा करेंगे।